कि हमारी वीडियो इसी चैप्टर पर है, बट हम लोगों ने जो है कुछ पार्ट इसके पढ़ लिया था पहली वीडियो में, पार्ट 1 में, और आज पढ़ना है सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट का मतलब हुआ आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में बेटा उमंग से। ठीक है, उमंग से आज हमारी हेडिंग चलेगी। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद है, और जो बच्चे वीडियो देख करके आगे बढ़ गए हैं उनको भी धन्यवाद है। तो हमारे दल, बाह्य दल और आवश्यक चक्र में उमंग और जायान। तो आवश्यक चक्र का ये भाग है बेटा जिसको हम लोग उमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो पुमंग का मतलब हुआ कि ये पुष्प का नर भाग है। कौन सा नर भाग है? तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया हम सबको? पुमंग पुष्प का नर जननांग है, यानी नर भाग है, नर जननांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुमंग की इकाई को मतलब उसमें पाए जाने वाले जो भी भाग है, यानी पुमंग में जो भाग पाए जाते हैं। हम लोग पीछे पढ़े थे कि पुमंग में 2 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन सा? परागदंड, परागकोश। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? पुंकेसर कहलाएंगे। ठीक है, या फिर लघु बीजाणु पर्ण बोला जाता है, लघु बीजाणु पर्ण। अब कुछ बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि गुर बीजाणु या गुर बीजाणु धानी, फिर लघु बीजाणु धानी क्या होते हैं? तो पुमंग में पाए जाने वाले जो भी युग्मक होते हैं वो लघु बीजाणु के अंतर्गत आते हैं। जायांग में जो भी पाए जाते हैं भाग, यानी कि जैसे ओव्यूल, अंडाणु, तो ये क्या कहलाएंगे? गुर बीजाणु। आवृतबीजी पुष्प का परागकोश 2 पालियों वाला होता है। हाँ, अब एक बात आती है भैया कि फर्स्ट वीडियो में हमने बोला था आवृतबीजी पुष्प कौन कौन से होते हैं। आवृतबीजी पुष्प कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पूछा था, क्वेश्चन दिया था। तो आप लोग पता किए होंगे, नहीं किए हैं बहरहाल कमेंट में पता चलेगा। ठीक है, हम इस पर अभी भी बात नहीं करें क्योंकि हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि आवृतबीजी और अनावृतबीजी दोनों मुझे नहीं पता। अगर मेरा फार्मूला यूज करेंगे जो हमने बताया था कि शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो कुछ हद तक जो है हमें उस शब्द का आंसर लगभग 40 से 50% मिल ही जाता है। अगर ये कर लेते हो तो शायद इसी में उसका आंसर भी छिपा हुआ। आवृतबीजी क्या होते हैं, अनावृतबीजी क्या होते हैं, पता करिए। फिर क्वेश्चन मार्क दिया मैंने, लास्ट वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा, बराबर परेशान मत होइए। पुष्प का परागकोश, आवृतबीजी जो पुष्प होते हैं उनका परागकोश कितने भागों में बटा होता है? तो 2 पालियों में बटा होता है। पाली मतलब वेश्म, वेश मतलब कक्ष या कोश। तो 2 पाली में बटा होता है। अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपालित संरचना है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अब देखो, कोष्ठ भी बोला जाता है, प्रकोष्ठ भी। यहाँ पे प्रकोष्ठ बोला, कोष्ठ मतलब चैम्बर या कोष्ठ कह सकते हो। ठीक है, कोष्ठ पहले गांव की भाषा में कोष्ठ नहीं बोला जाता था, तो जो कच्चे घर हुआ करते थे उनको कोठरी बोला जाता था। ठीक है, उनको कोठरी बोला जाता था क्योंकि वो उन व्यक्तियों के लिए एक कोष का कार्य करते थे, कोष्ठक कार्य करते थे जिसमें वो सुरक्षित रहते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है कि प्रकोष्ठ यानी कोष्ठ के अंदर जो दूसरी कोष्ठ बनी हुई है, कोष्ठ के अंदर दूसरी कोष्ठ को प्रकोष्ठ कहते हैं। तो भैया 2 पाली, अब जैसे 2 पाली का मतलब हो गया, ध्यान से देखो, अभी आगे संरचना दिखाई जाएगी। ठीक, ये भाग बना हुआ है, तो ये इतना हमारा हो गया 2 पाली। क्या हो गया? 2 पाली। दिख रहा है बेटा?
अब ये दो पाली जो है, दोनों पालियां दो दो कोष्ठों में यानी प्रकोष्ठों में बदली हुई हैं। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, 4 प्रकोष्ठ हो गए। इन्हें परागपुट या फिर लग बीजाणु धानी कहते। अब क्या कहते बेटा? लग बीजाणु धानी। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इससे इजी कुछ भी नहीं है। लग बीजाणु धानी कहा जाता है जो एक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो एक संरचना एक कोष्ठक पाया गया है, जैसे ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लग बीजाणु धानी। लग बीजाणु धानियों के अंदर परागकणों का भैया क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, अब इसको और अच्छे समझोगे नेक्स्ट जब टॉपिक में चलेंगे। यहाँ पे परागकोश की संरचना, तो परागकोश की संरचना, इतनी बात हमको पता चल गई है कि भैया पुमंग में जो है, पुमंग में यानी कि नर भाग है पुष्प का, किसमें होता गया है? तो पुमंग में परागकोश पाया जाता है, दूसरा परागदंड। ठीक है, तो हम परागकोश के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे क्या कहते हैं इसमें? परागकोश की संरचना। ठीक है, परागकोश की संरचना में क्या बताया गया? अब परागकोश की संरचना यहाँ पर देखो दी हुई है। ठीक है, ये परागकोश की संरचना है और इसकी ये कार्ड दिखाई गई है जिसको अनुप्रस्थ कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में अनुप्रस्थ कार्ड कहते हैं। अब ये जो फिलामेंट हम लोग पीछे पुष्प की संरचना पढ़ के आए थे, ये फिलामेंट कहलाया क्योंकि ये परागकोश को अपने ऊपर स्थान देता है। ठीक, आगे कहते हैं अब परागकोश को जो है अनुप्रस्थ काट में जब काटा गया तो इसकी जो ये इंटरनल संरचना हमें दिख रही वो जूम करने के बाद ऐसे नजर आती है। ठीक है, अब इसमें सारे भाग दिए हुए, पहले तो हेडिंग परागकोश की संरचना है, इसमें पढ़ लेते हैं, फिर पीछे पुमंग को भी यहीं पर हम एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक परागकोश द्विपालित होता है, तो भैया यहाँ से हम बात करें तो ये हमारी दो पालियां, एक ये हो गई और एक ये हो गई, द्विपालित हो गया। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक में 2 कोष्ठ, एक ये हो गया और दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय रचना बनाता है। चतुष्कोणीय रचना का मतलब ऐसा एंगल है जिसमें 4 कोण नजर आते हैं। चतुष्कोणीय का मतलब होता है 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और ये 4 कोण। चतुष्कोणीय मतलब 4 कोण वाली संरचना बनी। कैसे बनी है? देखो यहाँ से ये और ये 4 कोण हो गए, है ना? तो 4 कोण का मतलब हो गया चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय में क्या कहते हैं कि 2 पालियों वाला परागकोश को कितने कोष्ठक में बांटा गया है? 4। ठीक, इसके चारों कोनों पर एक लग बीजाणु धानी होती है। तो पीछे हमने बताया पुमंग में कि एक चारों कोनों पे, 1 कोण, 2 कोण, 3, 4, ठीक है, 4 कोण हो गए। चारों कोनों पे क्या पाया जा रहा है? एक लघु बीजाणु धानी। ठीक है, और लघु बीजाणु धानियों में ही लघु बीजाणु या फिर परागकण का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु बोलो बेटा, अच्छा है जो है परागकण बोलो। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये सारी संरचनाएं कहाँ देखने को मिल रही है? पुमंग में। पुमंग क्या है? पुष्प का नर भाग। और पुमंग में 2 भाग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? परागदंड और परागकोश। तो परागदंड एक फिलामेंट है जो परागकोश को टिकाए रखता है अपने ऊपर। ठीक है, उसका काम होता है मूवमेंट करना। फिलामेंट है तो मूवमेंट करेगा क्योंकि उसमें, हाँ। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब इसके सीधाने पर यानी नीचे की ओर, जैसे यहाँ पर है ये भाग इसके जस्ट सामने क्या लगा हुआ है? फिलामेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंटेनिंग वेस्कुलर बंडल, जिसको हम फिलामेंट के अंतर्गत समझते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? ये भाग जो होता है, ये यहाँ से यहाँ भाग जो होता है फटने में मदद करता है, जिसके कारण जो है यहाँ से क्या होते हैं? हमारे परागकण बाहर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंथर स्प्लिट टू रिलीज पॉलन। रिलीज मतलब मुक्त करना। और ये जो तुम्हें ब्राउन कलर का भाग बेटा दिख रहा है ना, इस पूरे भाग,
पॉलन सैक बोला जाता है। पॉलन सैक मतलब परागकोश। ठीक, अब एक बात और आती है कि भैया इन पराग कणों के साथ कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और किन सेल्स के माध्यम से होती हैं। ये ग्रोथ भी करते हैं पॉलन सैक के अंदर रह करके, मैच्योर भी होते हैं और बनते भी इन्हीं के अंदर है। तो इसमें कौन कौन सी सेल्स मौजूद होती हैं? तो सबसे पहले तो हम परागकण में जो है, परागकोश में जो है क्या देखेंगे, लेयर, डर्मिस। तो इसके चारों तरफ पाई जाने वाली जो लेयर होती है बेटा, वो लेयर क्या है? एपिडर्मिस। क्या है बेटा? एपिडर्मिस। इसके ऊपर पाई जाने वाली, इसके ऊपर जितनी भी लेयर पाई जाती है वो सब क्या कहलाती हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, ये देखो इसको बताया गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा। फाइब्रस लेयर, और जस्ट इसके नीचे फाइब्रस लेयर पाई जाती है, तंतुओं की परत होती है। फाइब्रमिस क्या होता है? तंतु होती है, तंतुओं की परत पाई जाती है। और तंतु परत के बाद पाया जाता है टेपिटम। टेपिटम थोड़ा बेटा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर जो है थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यानी कि बोर्ड में। ठीक है, तो जिसको हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम ही पराग कणों के साथ कुछ अन्य भूमिकाएं निभाती है जो अन्य लेयर नहीं निभाती हैं। उसके बाद टेपिटम के जस्ट नीचे पाया जाएगा पॉलन मदर सेल। ये होती है डिप्लॉयड। पॉलन मदर सेल टेपिटम के जस्ट नीचे, टेपिटम के जस्ट नीचे जो रेड कलर की लेयर सर्किल दिख रही है वो होती है डिप्लॉयड, जिसको हम लोग पॉलन मदर सेल्स बोलते। क्यों पॉलन मदर सेल्स? मातृकोश का, परागकण की मातृकोश का, और ये होती है डिप्लॉयड। क्या होती है बेटा? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित, हैप्लॉयड मतलब अगुणित। ठीक है, और फिर पॉलन मदर सेल्स के अंदर की ओर मौजूद होते हैं जो पॉलन मदर सेल्स से ही निर्मित होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉलन, जिसको हम लोग कहते हैं परागकण। अच्छा, अब पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब विभाजन। मियोसिस होता है तो 1 से 3 बनते हैं, यानी टेट्राएड ऑफ पॉलन, और फिर उससे सेपरेट्स होता है तो पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात जो है हमारे परागकोश की संरचना में है। अगर इतनी बातें कंप्लीट कर लेते हो बेटा, समझ लेते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं परागकोश की संरचना के बारे में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जो हमारी है वो क्या है? वो नेक्स्ट हेडिंग है लघु बीजाणु धानी। अच्छा, लघु बीजाणु धानी, अभी हमने बात किया था कि लघु बीजाणु धानी जो है कहाँ पाई जाती है? कमेंट में तुरंत बताएं। लघु बीजाणु धानी कहाँ पाई जाती है और इसके आसपास होता कौन है? हाँ, पता कर लो, पता करके बताना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो लघु बीजाणु धानी क्या है? लघु बीजाणु धानी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज तो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए। अभी जो संरचना आप सबको दिख रही है बेटा, संरचना कहाँ की है? क्या थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कर लिए उनको धन्यवाद, जो नहीं कर पाए वो मेरे साथ चले। कैसे? देखो, अब ये जो संरचना है लघु बीजाणु धानी जिसको बोला गया है, इसी से मिल करके हमारी लघु बीजाणु धानी बनती है। लघु बीजाणु धानी पहले तो हम समझे, पीछे भी बताया है कि जो हमारे परागकोश होते हैं, ऐसी संरचना बनी हुई थी बेटा। ठीक है, ऐसी ये, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला कि क्या बोला था इसको? ये जो छोटे छोटे कोष्ठक पाए जा रहे हैं, ये इनको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं बेटा? लघु बीजाणु धानी। तो इस लघु बीजाणु धानी में हम लोगों ने क्या किया है? थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट क्या किया है?
डिफरेंट नहीं है, बट ये समझ सकते हो कि हमको पढ़ना कहाँ पर है, इसको कहाँ पे देखना है, कहाँ पे पढ़ना। तो ये बात कोई समझ है कि परागकोश क्या होता है। परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखिए, अनुप्रस्थ काट को उठाया हमने तो उसमें क्या मिले, 2 पाली मिले और 4 प्रकोष्ठ मिले। दोनों पालियों में 2-2 प्रकोष्ठ मौजूद थे। अब एक प्रकोष्ठ को हम उठाएंगे, एक प्रकोष्ठ को हम उठाएंगे तो एक प्रकोष्ठ में जो है क्या करेंगे, एक प्रकोष्ठ ये जो हो गया हमारा, ठीक है, एक प्रकोष्ठ जो है हमारा, उस एक प्रकोष्ठ में ये इतना सा भाग काट लिया गया, ठीक है। जो इतना सा भाग काटा गया है वो क्या है, वो ये है जो सामने दिख रहा है। अब इस प्रकोष्ठ के जस्ट अंदर जो है हमारे परागकण मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, परागकण मौजूद होंगे। लेकिन परागकण मौजूद होने से पहले भी तो कुछ शारीरिक संरचना है उसकी जो सेल्स से बनी हुई है। अब इसको देखें तो ऐसे हम गोला कर दे तो ये हमारा बन गया एक कोश। अच्छा, अब हमने बोला था सबसे बाहरी भित्ति जो होती क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। उसके जस्ट नीचे की ओर एंडोडर्मिस, एंडोशियम, एंड्रोथीसियम, सॉरी एंडोडर्मिस नहीं है, एंड्रोथीसियम है। एंड्रोथीसियम के बाद जो है मिडिल लेयर आती है, मध्य परत। कौन सी, मध्य परत। और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और फिर टेपिटम। तो अब हम इसको सीरियल से कैसे देखें। सीरियल से देखने का मतलब हुआ ये जो भाग है ये सबसे अंदर की ओर है, सबसे अंदर की ओर। इससे पहले वाला कौन सा भाग होगा, टेपिटम होगा। कौन सा होगा बेटा, टेपिटम होगा। इसको फिर से नंबरिंग कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट में हमारा ये हो गया, सबसे पहले जो पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के सेकेंड लेयर जो आएगी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के जस्ट बाद कौन सा आएगा, मिडिल लेयर है ना, मध्य परत। उसके जस्ट बाद आएगी टेपिटम, यानी कि 4th नंबर। और मदर सेल जो आएगी वो 5th नंबर पे आएगी, सबसे लास्ट है। मदर सेल जो है वही परागकणों के निर्माण में सहायता करते हैं, परागकणों के निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है। अब इनके पास चलते हैं। ये कहते हैं लघु बीजांडधानी में निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर के संरचना बनी होती है, जिसमें बाह्य त्वचा बोला जाता है, अंतस्थीसियम बोला जाता है और मध्य परत बोला जाता है और लास्ट में टेपिटम होता है। तो वही पॉइंट याद रखना, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम और मध्य परत और फिर टेपिटम। 5वां पॉइंट क्या करेगा, खुद ही परागकणों के निर्माण में भूमिका निभाएगा। समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है हमको, इसको देखना ये करते क्या है, ये सब कुछ नहीं करते, ये सब परागकणों की सुरक्षा के लिए दिए हुए। बाह्य त्वचा क्या करती है, ये परत बाहरी एक परतीय चपटी सतह बनाती है। अंतस्थीसियम ये दूसरी एक परतीय होती है और ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। कौन सी, एंडोथीसियम ये स्फुटन में मदद करती है बेटा। किसमें, स्फुटन का मतलब हुआ फटना, ठीक है। यानी कि परागकणों को मुक्त होने के लिए जो है अंतस्थीसियम क्या करती है, फटने का कार्य करती है, जिससे परागकण मुक्त हो पाते हैं। उसके बाद मध्य परत की बात आती है तो ये परत 3 से 5 स्तरीय होती है। कौन सी, मध्य परत, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। ये कितनी होती है, 3 से 5 होती है। यहाँ पे 2 पे सर्किल किया गया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। किसी किसी में 3, किसी किसी में 4, किसी में 5, है ना। और सबसे जो है लास्ट होता है वो टेपिटम होता है। टेपिटम ये पिरामिड के आकार की एक परत होती है। तो पिरामिड के आकार की ये जो परत दिखाई दे रहा है, देखो इसकी संरचना ऐसे बनी हुई है, सॉरी ये ऐसे बनी हुई, ऐसे पिरामिड के आकार में देख रहे हो ये
पिरामिड के आकार में। समझ आ रही बात बेटा? अच्छा, कितनी बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ में आ गई है? तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आती है जो ये इम्पॉर्टेंट बेटा भी है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। और पहली चीज तो अगर पढ़ाई कर रहे हो बेटा तो इम्पॉर्टेंट तो कुछ सोचो ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें सुनने और समझने के लिए मिल रहा है वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट। हम उसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, वैसे करना भी नहीं चाहिए। बेशक वो थोड़ा लेट समझ में आए या बाद में समझ में आए या हम कल समझे, वो अलग बात, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं देखना है, पढ़ना मुझे सब है। और ये मैं अपनी नज़र से नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको नॉलेज चाहिए और नॉलेज के लिए आपको सब कुछ इम्पॉर्टेंट मानना पड़ेगा। अगर इम्पॉर्टेंट आप ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ आप एग्जाम में पास होना चाह रहे हैं, अगर लाइफ में पास होना है तो स्किप कुछ भी नहीं करना है। क्या कहते हैं, टेपिटम के कार्य जो है हमें यहाँ पे चार संख्याओं में दिए गए हैं। ये विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता। अब इसकी तुलना हम किससे कराते हैं? ये शब्द आया है जिसको लिखा गया है पोषण। टेपिटम का कार्य क्या है? जो लघु बीजाणु में परागकण, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। कौन? लघु बीजाणु मतलब परागकण ही है, ठीक। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो लघु बीजाणु को परागकण कहते हैं, वो परागकणों पे पोषण प्रदान करता है। जैसे माँ के गर्भ में शिशु को पोषण प्रदान करने वाला कौन है? प्लासेंटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रा। तो वैसे यहाँ पर टेपिटम क्या कार्य कर रहा है? लघु बीजाणुओं को पोषण दे रहा है, तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है। ये पराग किट का निर्माण करता है। पराग किट यानी कि जहाँ पे पराग सेट होते हैं, जहाँ पे पराग व्यवस्थित होते हैं एक संरचना में, उसको हम लोग किट बोलते हैं। टेपिटम एक स्पोरोपोलेनिन नामक, ये इंपॉर्टेंट बेटा शब्द है, इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लो या फिर जो है नोट कर लो। स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन साबित करता है जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से रक्षा करता है। किससे किससे? वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी से रक्षा करता कौन? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? परागकण को कितने लोगों से बचाता है? कौन कौन से लोग हैं? वर्षा लोग, धूल, सर्दी, गर्मी। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारा टेपिटम बनाता है। देखो इसकी सुरक्षा इतनी क्यों जबरदस्त की गई भाई? जैसे कोई मूल्यवान वस्तु होती है या फिर अमूल्य वस्तु, तो उसको बहुत सहेज कर रखते हैं। तो भैया एक पौधे के लिए, एक पुष्प के लिए, एक पौधे के वंशावली को बरकरार बनाए रखने के लिए परागकण को सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। आगे कहते ये कैलस एंजाइम का स्राव करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायता करता है। अब ये प्रोटीन हो गया और ये कैलस जो है एंजाइम हो गया। ये क्या करता है? बीजाणुओं के स्फुटन में मदद करता है। किसके स्फुटन में? बीजाणुओं, यानी कि हाँ, ठीक है। ओके बेटा, आगे चलते हैं।